ये हमें दिखा। तो गांव में जाने का एक अर्थ तो ये है कि अलग से गांव बसाने की बात नहीं है। कभी कभी ये होता है कि हम अलग से गांव बसा लेंगे, आप अलग से नहीं बसा सकते। आप गांव का हिस्सा बन सकते हो, अपने आप को गांव को समर्पित कर सकते हो। जैसे वही बताया भाई साहब ने कि बीटी का बीज अगर लगाए तो वो नीचे से ही पूरा प्रदूषित कर देता है सबको। तो जब भी किसी परिवर्तन की बात होती है तो वो व्यक्तिगत स्तर पे कभी संभव नहीं है, वो हमेशा सामुदायिक स्तर पे ही संभव है। लेकिन सामुदायिक स्तर पे कुछ करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अलग से किसी द्वीप पे, द्वीप मतलब भौगोलिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलंकारिक रूप से बोल रहा हूँ कि अलग सी जगह पे जाके हम अपना एक आशियाना बसा लेंगे। हमें वो नहीं करना है, हमें दुनिया के साथ जुड़ के काम करना है। उनकी जो भी सकारात्मक पहलू है, जो भी नकारात्मक पहलू है, वो सबको देख के, वो सबको समझ के, नीरक्षीर विवेक जिसे कहा जाता है कि आप कैसे उसमें से ग्राह्य और त्याज्य को भिन्न करके देख सकते हो और किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है, वो देख के उसको अपने जीवन में लाएं। किसी भी आंदोलन के दो पक्ष हमेशा होते हैं, एक होती है रचना और एक होता है संघर्ष। संघर्ष में आपको लगातार एक अन्यायकारी निर्णय के सामने लड़ना होता है, एक व्यवस्था के सामने लड़ना होता है। और रचना का अर्थ ये है कि आपको कुछ सर्जन भी करना होता है। बिना सर्जन के, बिना रचना के संघर्ष संभव नहीं है, बिना संघर्ष के रचना संभव नहीं है। प्रायः आंदोलनों में ये देखा जाता है कि एक ही को जोड़ दिया जाता है और उसके कारण वो ध्वस्त भी हो जाते हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि रचना और संघर्ष हमेशा साथ में चलते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए और दोनों ही का ऊपर एक साथ से काम होना चाहिए। तो गांव की परिभाषा की बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। गांव किसे कहेंगे? तो गांव उसे कहेंगे जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के आहार की सुरक्षा हो। आहार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आहार से अर्थ है आपकी जो भी कम से कम अनिवार्य भौतिक आवश्यकताएं, इच्छाओं की बात नहीं है, इच्छाएं तो असीम होती है। जो आवश्यकता है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, कम से कम उतना तो प्रबंध हर एक व्यक्ति के लिए हो। हर एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, जाति वर्ण की बात नहीं हो रही। उन सब भिन्नताओं का सम्मान करते हुए प्रति व्यक्ति ये व्यवस्था हो और सबके लिए सम्मान की व्यवस्था हो, सबका सम्मान हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको एक बराबर सम्मान हो, एक बराबर तो हो ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रिक मोटर 1440 आरपीएम पे चलेगी क्योंकि वो मशीन है, वो 41 पे नहीं चलेगी, वो 39 पे नहीं चलेगी। हम मशीन नहीं है, हम चैतन्यमयी हैं। तो हम कभी 1440 पे नहीं चलेंगे, हम कभी 41 पे भी चलेंगे, कभी 39 पे भी चलेंगे, कभी ऊपर चलेंगे, कभी नीचे चलेंगे। ये हमें स्वीकार करना होगा। सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन सबका एक बराबर सम्मान करना कभी संभव नहीं होता। सबके सम्मान की विधियाँ हमारे यहाँ अलग रही है। जिनको आज पिछड़ा हुआ वर्ग बताया जाता है, उनके सम्मान की भी आप यदि झांक कर देखोगे तो आपको अपने गाँव में कई सारी परंपराएं मिलेगी कि जहाँ पर आपको उसके पास जाना होता है, कुछ करना होता है। शादी होते समय कुम्हार के यहाँ जाकर चाक की पूजा करनी होती है, वो कुम्हार की पूजा है एक तरह से, उसकी पूजा किए बिना आप शादी नहीं कर सकते। तो ऐसी मैंने बस एक उदाहरण दिया, ज़्यादा अभी समय लेना नहीं चाहता, लेकिन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गाँव में हर एक के सम्मान की व्यवस्था है जो यहाँ पर नहीं है। हम लोग हर वर्ष एक और काम करते हैं, हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से, हाथ से, सांचे से नहीं, और वो कुछ 50 एक परिवारों को देते हैं अहमदाबाद में, और वो मूर्तियाँ बेची नहीं जाती है, उसमें करेंसी हम एक्सेप्ट नहीं करते बदले में। मूर्ति लेकर के लोग हमारा मूर्तिकारों का मान करते हैं। मान कैसे करना है? तो हम कहते हैं कि विष मुक्त खेती का जो भी प्रयोग किया भाई साहब ने, तो उस प्रकार से उपजा हुआ कुछ भी अनाज आप हमें दे सकते हो, देसी गाय का घी दे सकते हो, या किसी भी कारीगर ने अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ भी दे सकते हो। तो आप चाहे 100 ग्राम गेहूँ दो, आप चाहे 10 किलो सोना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक प्रयोग पिछले 7-8 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग करते करते हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मायने समझ में आए हैं। ये हमें समझ में आया कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारतीय व्यवस्था और आधुनिक पाश्चात्य व्यवस्था में क्या अंतर है। हमारे यहाँ मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ कभी होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी मार्केटिंग? ये बताइए, आज से 300-400 साल पहले की कोई मार्केटिंग स्लोगन याद है किसी को? आज तो सारी कंपनियों के स्लोगन है जी। एक दो बातें बस मैं छोटी से बता देता हूँ, फिर हम सवाल भी ले सकते हैं, सुझाव भी। समाज का सारा सरप्लस प्रोडक्शन है वो कुछ लोगों के हाथ में आएगा अधिक, और उस सरप्लस प्रोडक्शन का इस्तेमाल वो अपने लिए इस्तेमाल कर, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेगा या समाज के संवर्धन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप गुजरात के गांव घूमो, शहर घूमो, या भारत के मुख्य जिनको नगर कहते हैं, पुरातन नगर कहते हैं, उनमें घूमो, तो आपको वहाँ स्कूल मिलेगा, वहाँ कॉलेज मिलेंगे, वहाँ आपको सराय मिलेंगी, वहाँ आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ आपको शिल्प मिलेंगे, राइट।
तो वहां जो समाज उपयोगी, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सब मिलेगा। वो किसने बनाया? कुछ मंदिर आपको राजाओं के द्वारा दिखेंगे, परंतु ज्यादातर किसके द्वारा किए हुए मिलेंगे? समाज श्रेष्ठियों के द्वारा। उनको हमने क्या कहा? महाजन कहा, श्रेष्ठी कहा। परंतु अंग्रेजों के बाद वो श्रेष्ठी परंपरा भी टूटी, वो महाजन परंपरा भी टूटी, और धीरे धीरे टूटती टूटती वो केवल और केवल अपनी अपनी जाति, अपने अपने वर्ग में सिमट गई। अब महाजन का मतलब है केवल जैन फॉर जैन, राइट। तो हर एक वर्ग में, हर समाज में अपने श्रेष्ठी थे, परंतु उन्होंने क्या किया? संपूर्ण समाज का जो सरप्लस था उसका सम वितरण या समभाव या सम उत्पादन या मतलब उसका सबके भले के लिए जो इस्तेमाल करना था, उन्होंने अपने अपने भले के लिए इस्तेमाल करना। आज भी आप देखेंगे, ठीक है, कि गुजरात में जाएंगे तो स्कूल किसके बनाए हुए हैं? या तो जैन मिलेंगे या फिर पटेल मिलेंगे, शाह मिलेंगे, जैन मिलेंगे, टेन मिलेंगे, बनिया मिलेंगे, षष्ठी मिलेंगे, हर एक के वर्ग में मिलेंगे। इस परंपरा का टूटना भी ये रहा। परंतु आज और भी कई सारे हैं कि उत्पादन को हमें परिभाषित करने की जरूरत है। उत्पादन जो है दो तरह, हम कहते हैं कि एक तो उत्पादन होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक व्यापार होता है। उत्पादन का मतलब क्या है? इंडस्ट्री उत्पादन नहीं है, उसमें किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, कोई नई वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं होती। वो पुरानी वस्तु को मॉडिफाई करते हैं, वो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है। नई वस्तु का उत्पादन केवल और केवल कृषि और पशुपालन में होता है, जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। वो नया उत्पादन है, वो अस्तित्व में आया। तो उत्पादन केवल गांव में होता है। शहर में उसका व्यापार होता था या विनिमय होता था, व्यापार होता था, राइट। तो बिना उत्पादन के आप समृद्ध कैसे होगे? तो जो समृद्धि का आधार रहे भारत में, वो उत्पादन के केंद्र रहे, और उत्पादन की जो व्यवस्था रही वो शहर रही। तो समृद्ध होने के चार तरीके हैं। एक है उत्पादन करना, दूसरा है एक्वायर करना, हासिल करना। कैसे? बल से, छल से, व्यापार से, पैसे से एक्वायर करना। तीसरा क्या है? दान में लेना, अनुदान से लेना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, और अंत में छाप लेना। अंत में क्या है? तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? वो प्रोडक्शन आधारित है, वो एक्विजिशन आधारित है, वो शेयर करने के ऊपर आधारित है, या छाप लेने के ऊपर आधारित है? तो आज दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो छाप लेने की व्यवस्था है, कि जिन लोगों ने पैसा छापने का अधिकार ले लिया, उन्होंने दुनिया का सब कुछ एक्वायर कर लिया, सब कुछ अपने हिस्से में, अपने कंट्रोल में कर लिया। इस व्यवस्था का उत्तर क्या है? कि शहर और गांव के बीच का जो संघर्ष है, पॉलिटिक्स और समाज के बीच का जो संघर्ष है, जो उत्पादक प्रजा है और जो शोषक प्रजा है, उसके बीच का जो संघर्ष है, उस पूरी की पूरी व्यवस्था में गांव की व्यवस्था को, गांव के अपने अधिकार, गांव की अपनी उत्पादन व्यवस्था, उसकी अपना अर्थव्यवस्था, उतनी अपना शिक्षण व्यवस्था, सब कुछ एक साथ था। उस पूरी की पूरी व्यवस्था को समझने के साथ साथ उसका संरक्षण करने, उसका संवर्धन करने की ज़रूरत है। इसके बारे में भी भारत में पिछले 70-80 साल से लगातार चिंतन होता रहा है। उस चिंतन के लिए भारत के कानून में 73-74 दो अमेंडमेंट हुए। उन दो अमेंडमेंट को में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने या उसके बाद जितने भी हमारे नेता हैं, उन्होंने इनके बारे में गहराई से सोचा है। पूर्ण ना सही, पर उसके बारे में सोचा है। उसको समझना हमारे लिए, गांव में काम करने के लिए, ठीक है, और शहर में, दोनों ने, क्योंकि हमारे में से कितने लोग हैं जो केवल शहर में रहते हैं, गांव में कभी नहीं गए काम करने? ओके, तो शहर और गांव दोनों के लिए ये बात को जानना जरूरी है। तो प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह हमारे साथ हैं। तो आशु ने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बात को रखा, हम इसके आभारी हैं।
क्योंकि आज समय थोड़ा कम है, परंतु मुझे लगता है ये केवल इन्होंने वो क्या कहते हैं ना कि आपको स्वाद चखाया है, आपको केवल स्वाद चखाया है। तो असली जो वो कहते हैं ना डिश, ठीक है, भोग अभी बाकी है। तो अगला एक सेशन हम पूरा दिन का रिक्वेस्ट करेंगे कि आशुतोष के लिए हम भविष्य की नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम रखेंगे। आशु, मैं मतलब आपको बिना पूछे ही मतलब इन्विटेशन दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर प्रोफेसर साहब को हम, ठीक है, शुरू करेंगे। 5-7 मिनट का ब्रेक।